Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and Jule. So dear students, as you all know that we are talking about constitutional design, that is the second chapter of class 9th political science. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया कि क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के बारे में। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के जो सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, हमने इस चीज़ के बारे में आपको इससे पहले पढ़ाया। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमें दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। एक हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमें साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका के बारे में हमने देखा कि कैसे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि प्रॉब्लम्स फेस्ड, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय किस किस्म के प्रॉब्लम्स या किस किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे कि अब इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आइन को बनाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी न्यू व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड एंड आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज आल्सो बेस्ड अपॉन इट। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने पहले से ही सोचा कि किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हम आज़ाद हुए थे, हमें इन सारे चीज़ों के बारे में, हमें मीन्स हिंदुस्तान के जो फ्रीडम स्ट्रगल्स के जो लोग थे, उन सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम था कि किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है हमें यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हिंदुस्तान के आइन के बनाते समय आइन बनाने वालों को इस चीज़ के बारे में बखूबी नॉलेज था कि आइन को किस तरीके से बनाया जाए और किन चीज़ों को आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए और किन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सक्लूड किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी न्यू व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड एंड आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज आल्सो बेस्ड अपॉन इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये देखना है कि इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 other Congress leaders had already drafted the Indian Constitution with all the rights in it. 1928 में जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुए थे, हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुए थे, आपको पता है। तो मोतीलाल नेहरू जो और उसके कुछ साथी, जिसमें 8 कांग्रेस के लीडर्स थे, इन लोगों ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले ही क्या किया, ड्राफ्ट किया। मतलब रफली इन लोगों ने एक ऐसा स्केच बनाया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वुड बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेस के लीडर्स ने 1928 में, अभी हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुए थे, इन लोगों ने सोचा कि व्हाट वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। हिंदुस्तान जो है आज़ाद होने के बाद किस किस्म के और किस प्रकार के आइन हिंदुस्तान में होनी चाहिए, इसी सिलसिले को डिस्कस करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर्स ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलरेडी ड्राफ्ट किया, रफली एक स्केच बनाया, ताकि आज़ादी होने के बाद हम ऐसे ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हम हिंदुस्तान के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो नंबर थर्ड, द एक्सपीरियंस gained by Indians working the legislative institutions under British was used while forming the constitutions. तीसरा चीज जो हिंदुस्तान को आइन बनाते समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो चीज रियलाइज किया, वो ये था कि भाई साहब, इंडियंस जो वर्किंग करते थे, ठीक है, आज तक जो हमने अंग्रेजों के अंडर काम किया, आज तक जो हमने अंग्रेजों के लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम किया अंडर ब्रिटिशर्स, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो ब्रिटिश के थे, उसके अंडर जितने भी इंडियंस थे बिफोर इंडिपेंडेंस, दे वर यूज्ड टू वर्किंग अंडर द ब्रिटिशर्स। इन्होंने क्या किया, इनके अंदर काम करते थे, हिंदुस्तानी काम करते थे। तो बहुत सारे इंडियंस जो है क्या किया, इन लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किया ब्रिटिश के अंदर बैठकर कि भाई साहब लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होता है,
काम कैसे करते हैं, लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे आज़ादी होने से पहले ब्रिटिशर्स से जो है क्या किया था, सबक सीख चुका था। तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने क्या किया, ब्रिटिशर से उस टाइम पे जो है सबक सीखा कि भाई साहब आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तभी तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस, ठीक है, वर्किंग इन द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन अंडर ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश के अंडर जो बैठकर जो कानून हमने सीखा वो बाद में जो है हमारे कानून बनाते समय काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस पैदा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसके बाद है नंबर 4, Our constitution adopted many good laws from the colonial rule like the Government of India Act 1935। हमारे इंडिया के जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने क्या किया, गुड लॉस को, अच्छे लॉस को, बेहतरीन लॉस को अडॉप्ट किया कि भाई साहब किस चीज़ से, कॉलोनियल रूल से। जब अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत करते थे तो अंग्रेजों ने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसका नाम था, एक आइन बनाया था 1935 में जिसका नाम रख दिया था अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम आज़ादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कि भाई साहब की 1935 में जो अंग्रेजों ने आइन बनाया था उसमें अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, चलो उसको निकाल के क्या करते हैं, अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाल देते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया, 1935 में जो चीज़ें था उसको वहाँ से निकाल कर हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद नंबर 5 अवर स्टूडेंट्स क्या है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड गुड लॉस एंड पॉलिसीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1947 में हम आज़ाद हुए, 1949 से हमने आइन बनाना शुरू किया, लगभग 1946-7 से, तो 7-8-9 से, तो 1950 में हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। भाई साहब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आपके हाथ में दे देते हैं जनाब अम्बेडकर साहब। इसके बाद अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, गुड लॉस और पॉलिसीज जो है दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो इंडिया से पहले डेमोक्रेटिक बन चुका था। तो इंडियंस ने सोचा कि चलो भाई इनसे हम क्या करता है, अच्छी चीज़ों को निकाल कर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं। तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आता है स्टूडेंट्स। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा लेंथेस्ट, एक बहुत बड़ा लंबा आइन है, इस आइन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ये है कि भाई साहब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या करते हो, असेंबल हो जाते हो। असेंबल मतलब डियर स्टूडेंट्स जमा हो जाना। तो तभी तो यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। हिंदुस्तान के आइन बनाते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक तैयार करते हैं जहाँ पे एक रूम होता है, एक हॉल होता है, एक बड़ा कमरा होता है, वहाँ पे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स जो है जमा हो जाते हैं कि यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई साहब हम हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या हम इसमें डाल देंगे, क्या हम इसमें नहीं डाल देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, इस चीज़ को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ये है कि आप जो है आइन को बनाने से पहले, हिंदुस्तान के या किसी और कंट्री के आइन को बनाने से पहले एक जमा हो जाते हो किसी एक हॉल में, ठीक है, किसी मकान में या किसी बिल्डिंग में आप जमा हो जाते हो। वहाँ पे आप सब जमा होकर डिस्कस करते हो कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, ठीक है। उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली में जमा होना, कॉन्स्टिट्यूएंट मींस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जमा होना, ठीक है। तो जहां तक हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर इलेक्टेड एंड ए ग्रुप ऑफ 299 मेंबर इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950।
हिंदुस्तान की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मीन्स 299 मेंबर्स जो है मौजूद था। ये 299 मेंबर्स हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गैदर हो गए, जमा हो गए और डिस्कस करने लगे कि भाई साहब किस चीज़ों को हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना है, किस चीज़ों को हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों से, अलग अलग जगहों से कांग्रेस के कुछ लीडर्स, बाकी लोगों के कुछ लीडर्स, ठीक है, इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा इस चीज़ के लिए। तो 299 टोटल मेंबर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर बात करते हैं कि भाई साहब हिंदुस्तान के आइन किस टाइप के होने चाहिए। और लास्ट में आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है, आफ्टर 2 years 18 months and 11 days, यहाँ पे इस चीज को आप यहाँ पे एश्योर कर लो कि हिंदुस्तान के आइन को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन हिंदुस्तान के आइन को बनाने में लगा था। ठीक है, हिंदुस्तान के आइन को बनाना शुरू किया तो उसको कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था उसको कंप्लीट होने में। ठीक है, तो लास्ट में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मदद से, जहां पे 299 मेंबर्स था, वहां पे लोगों ने डिस्कस किया, मीटिंग किया। तो 26 नवंबर 1949 को हमने मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस डिस्कशन में जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो लोग थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया बेटा 26 नवंबर 1949 को। और लास्ट में हमारे पास सौंप दिया, ये लो भाई साहब आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है 26 जनवरी 1950 को। तो बेटा हम इस 26 जनवरी 1950 को यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। इसके बाद बेटा हम ये बताएंगे व्हाई शुड वी फॉलो दिस, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करना है, क्या मिलेगा हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके, क्या फायदा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने में, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है। लेट अस टॉकिंग अबाउट दिस। मेड बाय वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, एवरीवन नीड वाज टेकन केयर ऑफ। हिंदुस्तान की आइन को हम क्यों फॉलो करेंगे, हिंदुस्तान की आइन को हम इसलिए फॉलो करेंगे बेटा क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स ने इसको बनाया है। ठीक है, हिंदुस्तान के आइन को बनाते समय इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और डिफरेंट टाइप्स के लोग, कांग्रेस के डिफरेंट पार्टीज के लोग थे, हर मजाहिब के लोग, हर इलाके के लोग, हर कस्म के लीडर्स, हर कस्म के सोच विचार रखने वाले लीडर्स, यकजहती की बात करने वाले, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करने वाले लीडर्स मौजूद था। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक के बारे में सोचकर बनाया है भाई साहब, हिंदूस, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसी, जैन्स, बुद्धिज्म एंड व्हाटएवर एथीस्ट्स, ठीक है, जितने भी लोग हिंदुस्तान के इस सरजमीन पे रहते हैं, सबके बारे में सोचकर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। इसीलिए हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। नंबर सेकंड, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, नो पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप हैज एवर क्वेश्चन इट द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनकर 70 साल हुए हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक जो है, नो पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप, किसी ने भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी हो जाते हैं भाई साहब। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है या अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में पुराना है तो इसको हम चेंज कर सकता है ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद फ्रेम इट आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस। भाई साहब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को स्टूडेंट्स क्यों फॉलो करना है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, बनाया है आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया डियर स्टूडेंट्स, वहां पे लॉन्ग डिबेट्स हुआ था, बहुत ज्यादा बहस व मुबाहिसा हुआ था कि भाई साहब हिंदूज के लिए क्या करेंगे, क्रिश्चियंस के लिए क्या करेंगे, मुस्लिम्स के लिए क्या करेंगे, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बाद हमारे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हिंदुस्तान अमन के साथ रह पाएंगे, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हिंदुस्तान के हर एक सेक्शन की, हर एक लोगों की राइट्स पूरे हो जाएंगे। इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीज़ों को डिबेट और डिस्कशन के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के सोच विचार के बाद
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया ताकि इसमें सबका वेलफेयर हो, सबको इंक्लूड किया जाए विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड एंड वट एवर। इसीलिए हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेट है, गांधी जी डिजायर फॉर इंडिया रिटन इन यंग इंडिया मैगजीन इन 1931। जो हमारा फादर ऑफ नेशन है बापू साहब है, जो हमारा सबसे बुजुर्ग लोग अजीम शख्सियत है हिंदुस्तान के, गांधी जी साहब क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि यंग इंडिया एक मैगजीन होता है बेटा, यहाँ पे एक मैगजीन होता है जिसका नाम होता है यंग इंडिया, जिसको 1931 में मींस 1931 में गांधी जी उसमें एक चीज लिखता है। क्या चीज लिखता है? देखो बेटा, गांधी जी साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ही उसका इंतकाल हो गया। गांधी जी जो है इस दुनिया से चल बसे 1947 के आसपास ही, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद या बनाते समय गांधी जी जिंदा नहीं था, लेकिन 1931 में आज़ादी से पहले गांधी जी का तमन्ना क्या था, उसका क्या विश था कि भाई साहब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो गांधी जी सोचता था कि अपने यंग इंडिया मैगजीन में लिखता है 1931 में, भाई साहब हमारे हिंदुस्तान में नो फॉरेन रूल, किसी भी तरीके के अंग्रेज़ों का हुकूमत नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए जहाँ पे हर मज़ाहिब के लोग रह सकता है, पीस इन सोसाइटी, समाज में अमन व शांति हारमोनी होनी चाहिए, नो अनटचेबिलिटी, बेटा किसी भी टाइप का अछूत या छूत छात सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप कहोगे ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, मैं इसके हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, मैं इसके हाथ से खाना खाऊंगा, ऐसे चीज़ों को जो है गांधी जी मना करते हैं बेटा। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन, पहले ज़माने में हिंदुस्तान के लोग जो है काफ़ी नेरोफ थे, काफ़ी कंजर्वेटिव थे। औरतों को तालीम दे के क्या करना है, औरतें तालीम पढ़ के क्या करेंगे, वो गैर मजहबी हो जाएंगे, वो अपने मजहब को भूल जाएंगे, वो अपने संस्कार को भूल जाएंगे, वो अपने गर्व विचार को भूल जाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि बेटा आप जो भी कहो औरतों और मर्दों दोनों को तालीम देना चाहिए। इसके बाद बेटा अगर आपके मन में एक सवाल है, व्हाट इज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि लाइक ए पोएम रिटन इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है एक पोएम की तरह होता है, एक मतलब शायर जो लिखता है पोएम, उस टाइप के एक पोएम की तरह होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग पे लिखते हैं। इट कंटेन्स ऑल द फिलोसफी एंड मॉरल वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। बेटा प्रीएम्बल में क्या होता है जरा का, तो हर कंट्री के प्रीएम्बल होता है, उस प्रीएम्बल में ये लिख के होते हैं कि बेटा इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब की इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। इसमें बेटा आपको बताए होते हैं कि आपका फिलोसफिकल और मॉरल वैल्यूज क्या है। साउथ अफ्रीका का फिलोसफिकल और मॉरल वैल्यूज अलग हो सकता है, हिंदुस्तान का अलग है। प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एनी लॉ इन एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट इट इज गुड और बैड। यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं बेटा, आपको जिंदगी कैसे करने है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कैसे करने हैं, आपको किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी अडॉप्ट करने हैं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफीज क्या है, पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कहता है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफीज क्या है। साउथ अफ्रीका कहता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफीज क्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीएम्बल इज ऑल अबाउट द एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी और कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस के बारे में आपको पढ़ाया, आपको यहाँ पे नोट्स भी दिखाया। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोट्स यहाँ से देखकर आप कॉपी पे लिख सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है, यहीं पे अख्तिताम हो जाते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करेंगे आप सब घर में अच्छे से होंगे। मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट्स से नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर और एक नया कहानी लेकर आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 के। तब तक के लिए आपने इस ट्विटर सज्जाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।